हेलो नमस्कार साथियों, मैं सागर स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी एग्जाम बाय एग्जामपुर पर। तो कैसे हैं सभी लोग बताएंगे कमेंट करके। देखो साथियों, आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि हमने थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय आंदोलन। भाई साहब धुआं उड़ा देंगे, आग लगा देंगे, सब कुछ कर लेंगे। आप लोग जल्दी से आ जाओ, सेशन को जल्दी से शेयर कर दो। और आज का जो टॉपिक है, आपको ऐसा यहां से क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे हिस्ट्री के। तो हम लोग राष्ट्रीय मूवमेंट पढ़ेंगे, कौन कौन से आंदोलन हैं जो हमारे भारत में लड़े गए और उसमें किस किसने भाग लिया, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे और उसका हमारे भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग आ जाओ। एक बार वेलकम है, स्वागत है आप सभी का। जल्दी से आप लोग आ जाएंगे। सभी साथियों को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। जल्दी से आ जाओ भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार। चलो जी, तो हमें क्या पढ़ना है? नेशनल मूवमेंट पढ़ना है। हमें क्या करना है? नेशनल मूवमेंट पढ़ना है, यानी राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन, हमें राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ना है। ठीक है भाई, जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो कौन कौन से हैं, कब हुए, कैसे हुए, ये सारी चीजों का हमें समझना है। ठीक है भाई, तो एक बार जल्दी से आप लोग आ जाओ और जल्दी से सेशन को शेयर कर दो। देखो हम लोग शुरू करेंगे कहां से? हम लोग शुरू करेंगे चंपारण सत्याग्रह से। कहां से? चंपारण सत्याग्रह से शुरू करेंगे। ठीक है भाई, चंपारण सत्याग्रह से हम लोग शुरू करेंगे। क्यों आप कहोगे भाई चंपारण सत्याग्रह से क्यों शुरू करोगे? चंपारण सत्याग्रह से इसलिए शुरू करेंगे क्योंकि ये हमारे भारत का पहला आंदोलन था। हमने भारत में सबसे पहला जो सत्याग्रह जीता था वो चंपारण सत्याग्रह जीता था। ठीक है भाई, दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा? चंपारण के बाद आ जाएगा अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह आ जाएगा। ठीक है भाई, तीसरा कौन सा आ जाएगा? तीसरा आ जाएगा, आप कहोगे सर जी खेड़ा सत्याग्रह आ जाएगा। खेड़ा सत्याग्रह आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है। चौथा कौन सा आ जाएगा? तो चौथा आ जाएगा चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा सत्याग्रह। और इसके बाद आ जाएगा कौन सा? खिलाफत आंदोलन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन आ जाएगा। आंदोलन के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है भाई, इसके बाद हम लोग क्या समझेंगे? असहयोग आंदोलन के बारे में। इसके बाद हम लोग असहयोग आंदोलन के बारे में समझेंगे। और इसके बाद असहयोग आंदोलन के बारे में हम लोग, इसके बाद हम लोग क्या समझेंगे? स्वराज पार्टी के बारे में समझेंगे। स्वराज पार्टी के बारे में समझेंगे। और स्वराज पार्टी के बारे में हम लोग सारी चीजें समझ लेंगे। उसके बाद हम लोग किसके बारे में समझेंगे? आपको उसके बाद हम लोग समझेंगे किसके बारे में? असहयोग आंदोलन के बाद हम लोग समझेंगे जलियांवाला बाग के बारे में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में समझेंगे। ठीक है भाई, इसके बारे में समझेंगे। और स्वराज पार्टी के बाद हम लोग समझेंगे चोरा चोरी हत्याकांड। चोरा चोरी हत्याकांड समझेंगे। ठीक है भाई, ये सारी चीजें हमें क्या करनी है? पढ़नी है। और चोरा चोरी के बाद देखो आपको पता होना चाहिए चोरा चोरी हत्याकांड कब हुआ? तो आपका 1922 में हुआ। और चोरा चोरी के बाद क्या हुआ? कांकोरी क्रांति हुई। कौन सी? कांकोरी क्रांति। तो उसके बाद हम लोग कांकोरी कांड के बारे में समझेंगे। कांकोरी कांड या कांकोरी क्रांति के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। तो ये आज हमें क्या करना है? समाप्त करना है। ठीक है भाई, तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप रेडी हैं? और यदि आप लोग रेडी हैं तो कहेंगे यस, ये सारी चीजें पढ़ने के लिए हम क्या हैं? रेडी हैं। तो जल्दी से आप लोग एक बार आ जाओ। सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है। ठीक है भाई, आ जाएंगे आप लोग जल्दी से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? चंपारण सत्याग्रह करना है शुरू। ठीक है, और हम लोग क्रम से चलेंगे। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह 1918 में। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। ठीक है भाई, और जलियांवाला बाग हत्याकांड ये भी आपका 1919 में हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? अच्छा, असहयोग आंदोलन आपका कब हुआ था? 1920 में हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1921 में हुई थी। चोरा चोरी हत्याकांड 1922 में हुआ था। ठीक है भाई, कांकोरी क्रांति आपका कब हुआ था? 1925 में हुआ था। तो देखो जरा क्रम से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? ये सारी चीजें हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाएं। चलो जी, चलो आगे समझते हैं हम लोग। तो हमें किसके बारे में समझना है? हमें समझना है भाई साहब सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह के बारे में। किसके? सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह के बारे में समझना है। चलो जी समझते हैं। ठीक है भाई, तो चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह ये आपका कब हुआ, कैसे हुआ, ये भी हम लोग सारी चीजें समझेंगे और शॉर्ट में सारे पॉइंट हम लोग क्लियर कर लेंगे। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो ये आपका 1917 में हुआ। कब हुआ? हाँ, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। 1917 में हुआ। ठीक है भाई, जो चंपारण है ये कहां पे पड़ता है? ये बिहार में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? बिहार में पड़ता है। और बिहार का क्या था उस टाइम पे? 1917 के टाइम पे बिहार का एक क्या था? गांव था। ठीक है भाई, तो यहाँ के जो किसान थे,
यहाँ के जो किसान थे, यहाँ के किसानों से क्या करवाई जा रही थी, जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी। क्या? जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी। और ये नील क्या होता है? वही होता है इंडिगो, जो आप लोग अपने कपड़ों में क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है भाई, तो जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी। और नील की खेती ऐसी होती है कि जब हम नील की खेती करते हैं तो हमारी जो जमीनें होती हैं वो क्या हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। हमारी जमीनें क्या हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। और किसानों को जबरदस्ती भाई नील की खेती करनी पड़ती थी। ठीक है भाई, नील की खेती करनी पड़ती थी। कितनी जमीन पर? कितनी जमीन पर? तो यह भी आपको याद रखना है, 3/20 भाग पर। 3/20 भाग पर हमें क्या करनी पड़ती थी, नील की खेती करनी पड़ती थी। हमें नील की खेती करनी पड़ती थी। और ये कैसा था, नियम था। यदि इसका मतलब है, यदि आपके पास 100 बीघा जमीन है, आपके पास 100 बीघा जमीन है, तो 100 का आप लोग 3/20 करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 25 100 और 5 3 15, क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो यानी 15 बीघा पे आपको करनी पड़ेगी नील की खेती। और नील की खेती करने से क्या हो जाती थी, जमीनें खराब हो जाती थी। तो किसानों ने कहा ऐसा कब तक चलेगा भाई, हमें तो कहीं ना कहीं आवाज तो उठानी ही पड़ेगी हमें। और अब हम क्या करते हैं, अब नील की खेती नहीं करेंगे, नील की खेती नहीं करेंगे। तो किसानों ने आवाज उठाई और किसानों के साथ साथ कुछ लीडर भी उनके साथ जुड़ गए, जैसे भाई राजेंद्र प्रसाद। जैसे राजेंद्र प्रसाद, आप लोग जानते हैं राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को ही कहा जाता है बिहार गांधी। क्या कहा जाता है, बिहार गांधी कहा जाता है, बिहार गांधी कहा जाता है। ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। और यही हमारे भारत के क्या रहे, प्रथम राष्ट्रपति रहे। यही भारत के क्या रहे, प्रथम राष्ट्रपति रहे, राजेंद्र प्रसाद। राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला है ना। महादेव देसाई, महादेव देसाई। प्यारेलाल, कौन, प्यारेलाल, प्यारेलाल। ये कहीं ना कहीं क्या थे, ये भाई मुख्य नेता थे। कहां के, चंपारण सत्याग्रह के। कहां के, चंपारण सत्याग्रह के। ये मेन लोग थे। और इनके साथ कौन था, इनके साथ थे किसान। कौन थे, किसान थे। इनके साथ थे किसान। अब यहां पे भाई आपका पूरा का पूरा सत्याग्रह चल रहा है, अंग्रेजों का विरोध हो रहा है, अंग्रेजों का विरोध हो रहा है। ये लोग कह रहे हैं हम नील की खेती नहीं करेंगे, हम नील की खेती नहीं करेंगे। तो किसान क्या करते हैं, किसान भाई गांधी जी को बुलाते हैं। किसको, गांधी जी को बुलाते हैं। गांधी जी को पता चल जाता है कि यहां पे एक चंपारण सत्याग्रह हो रहा है। क्या, चंपारण सत्याग्रह हो रहा है। तो गांधी जी आते हैं और गांधी जी क्या करते हैं, इन सभी लोगों के साथ मिलकर क्या करते हैं, चंपारण अग्रेरियन कमेटी बनाते हैं। चंपारण अग्रेरियन कमेटी बनाते हैं। और जब चंपारण अग्रेरियन कमेटी बन जाती है तो ये चंपारण अग्रेरियन कमेटी क्या करेगी, इसका विरोध करेगी, नील की खेती करने के लिए विरोध करेगी और कहेंगे हमें नील की खेती नहीं करनी है। और जब ये लोग नील की खेती करने के लिए मना करते हैं तो कहीं ना कहीं और ज्यादा बवाल हो जाता है। और जब बवाल हो जाता है तो जो अंग्रेज होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं क्या करना है, संभालना है। क्योंकि इसी टाइम पे 1914 से 1918 के मध्य क्या चल रहा है, वर्ल्ड वॉर चल रहा है। इसी टाइम क्या चल रहा है, 1914 से 1918 के मध्य क्या चल रहा है, वर्ल्ड वॉर चल रहा है। तो इनको वर्ल्ड वॉर भी देखना है, वर्ल्ड वॉर भी देखना है। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के जो सिपाही थे वो कहां पे, वर्ल्ड वॉर में व्यस्त थे। तो अंग्रेजों ने सोचा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, हम इनकी ये जो बात है ना ये मान लेते हैं। तो अंग्रेजों ने कहा चलो ठीक है भाई, नहीं करो नील की खेती, लेकिन शांत तो रहो। तो गांधी जी ने कहा यार ये ऐसे कैसे मान गए, ऐसे कैसे मान गए, लगता है दाल में कुछ काला है, लगता है दाल में कुछ काला है। तो किसान बोल रहे दाल में काला क्या गांधी जी, दाल ही काली है, दाल ही काली है। तो गांधी ने कहा ऐसे नहीं मानेंगे, हमें क्या चाहिए, जो हमारी जमीनें खराब हुई हैं उनका मुआवजा भी चाहिए भाई साहब। तो भाई किसानों को क्या दिया जाता है, आपका मुआवजा दिया जाता है। कितने परसेंट, तो कुछ परसेंट आपका क्या दिया जाता है, मुआवजा दिया जाता है। लगभग कितना, 20 से 25% आपको क्या मिल जाएगा, मुआवजा भी मिल जाएगा। 20 से 25% के लगभग आपको मुआवजा भी मिल जाएगा। यानी जो इनकी खेती खराब हुई है, जो इनकी खेती खराब हुई है तो उसका 20 से 25% इनको पैसा भी मिल जाएगा। और ऐसा पहला टाइम ऐसा होता है, ऐसा पहला मोमेंट ऐसा होता है जब भारतीयों को अंग्रेज उल्टा पैसा देते हैं। ऐसा पहली बार होता है मेरे भाई। क्या होता है, बहुत बढ़िया, ऐसा पहली बार होता है कि जो किसान होते हैं उनको पहली बार अंग्रेजों से पैसा मिल रहा है। पहली बार क्या मिल रहा है, अंग्रेजों से पैसा मिल रहा है। तो 20 से 25% क्या मिल जाएगा, इनको मुआवजा मिल जाएगा और किसान क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। किसान क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। और जब किसान खुश हो जाएंगे तो किसान गांधी जी को क्या मान लेंगे, अपना आदर्श मान लेंगे, गांधी जी को अपना नेता मान लेंगे और गांधी जी यहीं से उठ जाएंगे।
गांधी जी यहीं से उठ जाएंगे। फिर इस बात का पता चलेगा किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर को। रविन्द्रनाथ टैगोर को जब पता चलेगा तो रविन्द्रनाथ टैगोर क्या कहेंगे? एक पत्र लिखेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर एक पत्र लिखेंगे और उसमें लिखेंगे ये महात्मा है भाई साहब, महात्मा। और जैसे पता चलेगा गांधी जी को कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने हमसे महात्मा कहा पत्र के द्वारा, तो गांधी कहेंगे नहीं नहीं गुरुदेव। तो गांधी जी क्या दे देंगे? टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दे देंगे और टैगोर गांधी को महात्मा की उपाधि दे देंगे। ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है। समझ गए? एकदम शानदार, बहुत बढ़िया यार। आपको सेशन शेयर करना है, ठीक है भाई। फालतू में क्या यार बातें करना, जब आपको पता है कि हमें यहाँ पे टॉपिक समझा रहे हैं, जब आपको पता है कि यहाँ पे टॉपिक समझा रहे हैं तो टॉपिक समझोना अच्छे से यार, हैं? अब बताओ, आज आप लोग सारे मोमेंट पढ़ लो, सारे के सारे नेशनल मोमेंट पढ़ लो, बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हमने चंपारण सत्याग्रह समझ लिया। अब नेक्स्ट हम लोग समझेंगे क्या? अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। ठीक है भाई, अब हम लोग क्या समझने वाले हैं? अहमदाबाद मिल सत्याग्रह समझने वाले हैं। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह समझने वाले हैं। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह ये आपका कब हुआ? ये आपका हुआ 1918 में हुआ। कब हुआ? 1918 में हुआ, याद रखना। ठीक है भाई, अहमदाबाद है जो कहां पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। कहां पे? गुजरात में पड़ता है। और गुजरात का जो हाई कोर्ट है वो कहां पे है? अहमदाबाद में है। कहां पे? अहमदाबाद में है। ठीक है भाई, याद रखना। तो यहां पे अहमदाबाद मिल सत्याग्रह कब हुआ? ये हुआ 1918 में। कब हुआ? 1918 में। क्यों हुआ? क्योंकि यहां पे क्या थी? मिलें थी। क्या थी? मिलें थी। या मिल का मतलब होता है कारखाने। क्या थे? कारखाने थे। और यहां पे जो कारखाने थे तो आपको पता होना चाहिए इन कारखानों में कौन काम करते हैं? इन कारखानों में मजदूर काम करते हैं। कौन? मजदूर काम करते हैं। तो यहां पे क्या हो रहा था? मजदूरों से काम तो करा लिया जा रहा था। यहां पे क्या हो रहा था? जो मजदूर थे, मजदूरों से काम तो करा लिया जा रहा था, लेकिन उनको पैसा नहीं दिया जाता था। आपने देखा होगा कि वर्तमान में भी कहीं बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियां होती हैं जहां पे मजदूर क्या करते हैं? जंग छेड़ देते हैं। कहते हैं हमें नहीं करना काम जब तक हमारे पैसे नहीं मिलेंगे, जब तक हमारा पैसा इंक्रीज नहीं होगा, हमें नहीं करना काम। तो मजदूरों ने क्या कर दिया? सत्याग्रह छेड़ दिया। क्या कर दिया? सत्याग्रह छेड़ दिया। सत्याग्रह छेड़ दिया और कहा कि हमें क्या चाहिए? हमें बोनस चाहिए। क्या कहा? हमें बोनस चाहिए, क्योंकि ये लोग बोनस नहीं दे रहे थे, पैसा नहीं बढ़ा रहे थे। तो मजदूरों ने कहा हमें क्या चाहिए? बोनस चाहिए। हमें क्या चाहिए? बोनस चाहिए। और इन मिलों के कारखानों के मालिक कौन थे? इनके मालिक थे, याद रखना, कौन? अंबालाल साराभाई। कौन? अंबालाल साराभाई। अंबालाल साराभाई। अंबालाल साराभाई क्या थे भाई? मिलों के मालिक थे। और आपको पता होना चाहिए जो अंबालाल साराभाई हैं, इनके पुत्र कौन थे? इनके पुत्र थे विक्रम साराभाई। कौन? विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई। और विक्रम साराभाई ने किसकी स्थापना की है? इसरो की स्थापना की। किसकी? इसरो की स्थापना की है। अब तो आपको समझ में आ गया, कहीं ना कहीं ये बड़े उद्योगपतियों की लिस्ट में थे इनका नाम। ठीक है भाई, तो अंबालाल साराभाई कहीं ना कहीं मिलों के मालिक थे और उन्हीं मिलों में कौन? मजदूर काम किया करते थे। और मजदूरों को बोनस नहीं दिया जा रहा था तो उन्होंने क्या कर दिया भाई? सत्याग्रह छेड़ दिया। और जब ये सत्याग्रह छिड़ा गया तो मजदूरों को पता चला कि भाई एक सत्याग्रह जीत लिया गया। मजदूरों को पता चला कि एक सत्याग्रह जीत लिया गया, चंपारण सत्याग्रह। और वो किसने जीता? वो जीता भाई गांधी जी ने। किसने जीता? वो गांधी जी ने जीता। तो मजदूरों ने क्या किया? गांधी जी को बुलाया। गांधी जी यहां पे आए और जब गांधी जी यहां पे आते हैं तो क्या करते हैं? अहमदाबाद टेक्सटाइल यूनियन की स्थापना करते हैं। अहमदाबाद टेक्सटाइल यूनियन की स्थापना करते हैं। क्या करते हैं? अहमदाबाद टेक्सटाइल यूनियन की स्थापना करते हैं। और जब अहमदाबाद टेक्सटाइल यूनियन की स्थापना हो जाती है तो ये लोग क्या करते हैं? पूरा का पूरा विरोध करते हैं। और जब फिर भी ये लोग नहीं मानते हैं, ये मालिक लोग नहीं मानते हैं, तो गांधी जी क्या करेंगे? अपनी पहली बार यहां पे क्या कर लेंगे? भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। क्या कर लेंगे? भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। यहां पे क्या करेंगे? भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। और क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि महात्मा गांधी पहली बार भूख हड़ताल कब बैठे थे? तो आप बताएंगे 1918 में। कहां पर? अहमदाबाद में। ये क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, और जब गांधी जी भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे तो कहीं ना कहीं इन लोगों को दया आएगी। और जब इन लोगों को दया आती है तो ये कहेंगे चलो ठीक है, हम बोनस देने के लिए तैयार हैं। हम किसके? बोनस देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये बोनस हम आपको कितना देंगे? सिर्फ 20% देंगे। तो मजदूर कहेंगे यार 20% में क्या होगा? 20% में क्या होगा?
तो ये कहेंगे चलो ठीक है, अच्छा 35% ले लो, कितना 35% बोनस ले लो, तो भाई ठीक है, जनता खुश। और जब जनता खुश हो जाती है तो महात्मा गांधी खुश, और जब महात्मा गांधी खुश तो सारा मैटर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और जनता कहीं ना कहीं गांधी जी को यहां पे भी क्या लीडर मानती है भाई साहब, क्या लीडर मानती है। और यहां से गांधी जी फिर और थोड़ा सा उठ जाएंगे और गांधी जी और जोश जोश में आ जाएंगे और नेता के रूप में उभर के आ जाएंगे, ठीक है भाई। और ये सत्याग्रह भी क्या जीत लिया, गांधी जी ने जीत लिया, ये सत्याग्रह भी जीत लिया। तो समझ में आ गया अहमदाबाद सत्याग्रह क्या था, ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या है, खेड़ा सत्याग्रह। अगला हमारा क्या हो जाएगा, खेड़ा सत्याग्रह पढ़ेंगे हम लोग, खेड़ा सत्याग्रह। क्या हो जाएगा, खेड़ा सत्याग्रह हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो जी हम लोग समझते हैं सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह ये आपका कब हुआ, ये भी आपका 1918 में हुआ। कब हुआ, 1918 में हुआ, जून 1918 में। कब, जून 1918 में, ठीक है भाई। खेड़ा क्या है, एक गुजरात का गांव है, गुजरात का क्या है, गांव है। तो अब इस गांव में क्या रहेंगे, किसान रहेंगे। इस गांव में क्या रहेंगे, किसान रहेंगे। टाइम किसका है, जून का है। टाइम किसका है, जून का। और जब टाइम आता है जून का तो क्या होता है, जो किसान होते हैं उनकी पूरी की पूरी फसलें क्या हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। किसानों की पूरी फसलें खराब हो जाती हैं। और उसी टाइम पे जून 1918 के टाइम पे यहाँ के जो जमींदार होते हैं, कौन होते हैं, जमींदार। जो जमींदार होते हैं वो, और जो अंग्रेज होते हैं वो क्या करेंगे, टैक्स लेने के लिए आएंगे, टैक्स लेने के लिए। और जब इस टैक्स से ये किसान परेशान हो जाएंगे, भाई हम कहां से, एक तो जमींदार भी भाई टैक्स मांग रहे हैं और अंग्रेज भी टैक्स मांग रहे हैं, हम कहां से टैक्स दें, क्या करें क्या ना करें, परेशान हो गए। ऐसी जिंदगी क्या करें भाई, कहां से भाई, एक तो किसानी थी उसमें पैसा आपका, उसमें कुछ हुआ नहीं है, तो कहां से हम पैसा दे दें। तो किसान क्या करते हैं, मजबूरन किसको, गांधी को बुलाएंगे। क्या करेंगे, गांधी को बुलाएंगे। क्योंकि किसानों को पता था कि गांधी जी ने एक तो अहमदाबाद सत्याग्रह जिता दिया, एक चंपारण सत्याग्रह जिता दिया, तो कुछ ना कुछ तो होगा, गांधी जी यहां पे आएंगे, कुछ तो कहेंगे, है ना। तो गांधी जी को बुलाया गया। और जब गांधी जी को बुलाया गया तो गांधी जी के पास टाइम ही नहीं था। तो गांधी जी ने किसको भेज दिया, सरदार पटेल को भेज दिया। किसको, सरदार पटेल को भेज दिया। कहा, सरदार जी। गांधी बोले, सरदार जी आप चले जाओ ना। तो सरदार पटेल ने बोला, अरे वाह आप भी चलो साथ में, और अच्छा है, और अच्छा लगेगा, ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो गांधी जी करेंगे, अरे कोई बात नहीं चले जाओ, थोड़ा सा सुन लो। तो सरदार कहेंगे, ठीक है गांधी जी हम जाते हैं। तो सरदार पटेल पहुंच जाते हैं। और जब सरदार पटेल यहां पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि क्या मैटर है। मैटर ये था कि जो इनकी जमीनें थी, इन लोगों ने जितना भी जो भी बोया था उसका 1/4 का उत्पादन भी नहीं हुआ था। उसका 1/4 भाग, उसका 1/4 भाग का उत्पादन नहीं हुआ, उत्पादन नहीं हुआ। और जब 1/4 भाग का उत्पादन नहीं हुआ तो ये लोग कर्जा कहां से, ये लोग टैक्स कहां से देंगे। और उस टाइम पे ये नियम था कि यदि किसानों की फसलें 1/4 भाग का उत्पादन भी नहीं होता है उसमें, तो किसानों का कर्जा, ऋण जो भी है वो सब माफ हो जाता था। और ये कंडीशन बन रही थी। इसका मतलब ये है कि यदि आपने 100 केजी गेहूं बोया, 100 केजी गेहूं बोया और 100 का 1/4 यानी 25 चौका 100, 25 केजी भी प्राप्त नहीं हुआ, आपको 25 केजी भी प्राप्त नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में पूरा का पूरा ऋण माफ हो जाता था, पूरा का पूरा कर्ज माफ हो जाता था, पूरा का पूरा टैक्स माफ हो जाता था। और ये नियम आज भी है, ये नियम आज भी है। आपने देखा होगा जब कभी सूखा उखा पड़ जाता है तो किसानों का ऋण माफ हो जाता है। और ये कल भी ये नियम था। तो जब सरदार पटेल ने कहा, अबे पागलों अंग्रेजों, जब ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो तुम किस मुंह से टैक्स मांगने के लिए आ गए, तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम्हारे बीवी बच्चे नहीं है क्या, है। तो यार अंग्रेजों को फिर लगा, यार ये तो सही बात है भाई, रूल इज रूल, नियम इज नियम, कानून इज कानून। तो इस स्थिति में इनको भी पीछे भागना पड़ा और इनको भी पीछे भागना पड़ा। और जब इनने कर्जा माफ कर दिया तो भाई यार ये जो किसान हैं ये फिर भाई किसके, सरदार पटेल के फैन हो जाते हैं और गांधी जी के भी फैन हो जाते हैं। इन दोनों के क्या हो जाते हैं, फैन हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं जो आपका खेड़ा सत्याग्रह है वो भी हम क्या कर लेते हैं, जीत लेते हैं। समझ गए। तो आपको खेड़ा सत्याग्रह भी समझ में आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार, बहुत बढ़िया, ठीक है। टेंशन मत लो, सारी चीजें बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत मजा आएगा आज, ठीक है भाई। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, हमारा खेड़ा सत्याग्रह हो जाएगा जो आपका जून 1918 में हुआ था। नेक्स्ट आगे समझेंगे। अब खेड़ा सत्याग्रह के बाद क्या हुआ, खेड़ा सत्याग्रह के बाद आपका नेक्स्ट आपका हो जाएगा, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार, एकदम शानदार, बहुत बढ़िया भाई। तो खेड़ा सत्याग्रह के बाद क्या होगा, अब जब खेड़ा सत्याग्रह हो जाएगा
तो अंग्रेजों को लगने लगेगा, लगता है काया पलट होने वाली है। वहां पे चंपारण सत्याग्रह जीत लिया, यहां पे अहमदाबाद सत्याग्रह जीत लिया, यहां पे खेड़ा सत्याग्रह जीत लिया, अब तो हमारी बुरी गति होने वाली है, अंग्रेज सोच रहे हैं। तो अंग्रेजों ने क्या किया, एक पत्र लिखा, और वो पत्र कहां पे लिखा, ब्रिटेन में लिखा, और कहा यहां पे कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा भारत में, यहां भारतीय आंदोलन करने लगे हैं, जुट बनाने लगे हैं, कमेटियां बनाने लगे हैं, कुछ तो नियम बनाओ, कुछ तो भेजो, कुछ तो करो। तो ब्रिटेन से खबर आएगी, टेंशन मत लो बाबा, टेंशन मत लो, हम एक नियम भेजेंगे। हम क्या भेजेंगे, एक नियम भेजेंगे। तो उस टाइम पे जो ब्रिटेन था, उस टाइम पे जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन की असेंबली के जो मतलब हेड थे, ब्रिटेन की असेंबली के जो हेड थे वो कौन थे, तो आपका सर सिडनी रॉलेट थे। कौन थे, सर सिडनी रॉलेट, सर सिडनी रॉलेट थे। कौन थे, सर सिडनी रॉलेट थे। कौन थे, सर सिडनी रॉलेट थे। और इनकी अध्यक्षता में क्या आया, इनकी अध्यक्षता में आया रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट कब आता है, रॉलेट एक्ट आता है, याद रखना, रॉलेट एक्ट कब आता है, तो रॉलेट एक्ट आता है मार्च 1919 में। कब आता है, मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट आएगा। और इसमें क्या नियम थे, इसमें नियम थे कि भारतीयों को क्या किया जाए, पकड़ा जाए। जहां पे भी भारतीय जुट बनाए, क्या बनाए, जुट बनाए, तो यहां पे या फिर जहां पे झुंड बनाए, उनको पकड़ लो, मारो, जेल में डाल दो और आजीवन कारावास दे दो, आजीवन कारावास दे दो, कारावास, आजीवन कारावास दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। और जब ऐसे नियम थे, और इसमें एक और विशेष नियम आया था, इसमें कहा गया था कि हर 10 साल बाद, हर 10 साल में भारत में क्या भेजा जाएगा, एक कमीशन भेजा जाएगा जो भारत की स्थिति की जांच करेगा। उसी को हम क्या कहेंगे, साइमन कमीशन कहेंगे, साइमन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइमन कमीशन की किस में बात कही गई थी, तो रॉलेट एक्ट में बात कही गई थी। ठीक है भाई। और जब ये नियम थे तो ये तो क्या थे, भारत के लोगों के एंटी थे। ये जो नियम थे ये भारत के लोगों के क्या थे, अपोजिट थे। तो भारत के लोगों ने इस नियम को क्या नाम दिया, काला कानून नाम दिया। क्या, काला कानून नाम दिया। बिना अपील, बिना वकील वाला नाम दिया, बिना वकील वाला नाम दिया। और बिना अपील वाला कानून कहा, बिना अपील वाला कानून कहा, बिना दलील वाला कानून कहा। क्या कहा, बिना दलील वाला कानून कहा, दलील, बिना दलील वाला कानून कहा। क्यों, क्योंकि भाई ये कानून हमने नहीं कहा कि आप मेरे लिए भेजो, फिर भी हमारे मत्थे, हमारे सर पे जबरदस्ती ये कानून थोप दिया गया। जबरदस्ती ये क्या थोप दिया गया, कानून थोप दिया गया। और जब जबरदस्ती ये कानून थोपा गया तो इसका क्या होगा, विरोध होगा। इसका क्या होगा, इसका विरोध होगा भाई, याद रखना। और जब ये रॉलेट एक्ट आया, जब ये रॉलेट एक्ट आया, एक्ट 1919 का आया, तो इसका क्या होगा, इसका विरोध होगा। इसका क्या होगा, विरोध होगा। और इसका विरोध कहां कहां पे हुआ, तो याद रखना, इसका विरोध हुआ भाई, याद रखना, दिल्ली में हुआ। कहां पे, इसका विरोध हुआ दिल्ली में। और इसका विरोध कहां पे हुआ, तो इसका विरोध होगा पंजाब में। कहां पे होगा, पंजाब में होगा। दिल्ली में किसने किया, स्वामी श्रद्धानंद ने, स्वामी श्रद्धानंद ने। अरे यार, तो दिल्ली में इसका विरोध किसने किया, स्वामी श्रद्धानंद ने किया। ठीक है भाई, दिल्ली में इसका विरोध किसने किया, तो स्वामी श्रद्धानंद ने, स्वामी श्रद्धानंद ने। स्वामी श्रद्धानंद जी ने क्या किया, दिल्ली में विरोध किया। जो स्वामी श्रद्धानंद थे ये क्या थे, हिंदू समाज के नेता थे। किसके, हिंदू समाज के नेता थे, ये आपको याद रखना है। लेकिन पंजाब में किसने विरोध किया, तो सैफुद्दीन किचलू ने। किसने, सैफुद्दीन किचलू ने। सैफुद्दीन किचलू ने कहां पे भाई, पंजाब में विरोध किया इसका, यह भी आपको याद रखना है। और सैफुद्दीन किचलू के साथ एक और व्यक्ति था जिसका नाम था सत्यपाल मलिक। सत्यपाल कौन था, सत्यपाल था। तो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल ने कहां पे, पंजाब में विरोध किया किसका, रॉलेट एक्ट का। और स्वामी श्रद्धानंद ने कहां पे, दिल्ली में इसका विरोध किया। और जब विरोध किया तो इन तीनों को क्या कर लिया गया, अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिया गया। ये क्या किए गए, पकड़े गए। और जब ये पकड़े जाते हैं तो जब ये विरोध करेंगे तो इनके साथ जनता भी तो विरोध करेगी। तो जनता क्या हो जाती है, जनता पागल हो जाती है भाई साहब। कहती है हमारे नेताओं को छोड़ दो, हमारे नेताओं को छोड़ दो। जनता क्या कहती है, हमारे नेताओं को छोड़ दो भाई। समझ गए बात को।
जनता क्या कहेगी, हमारे नेताओं को छोड़ दो, जो हमारे ये सतपाल और सैफुद्दीन किचलू और जो स्वामी श्रद्धानंद है ना, इनको क्या कर दो, छोड़ दो। जनता कहती है हमारे नेताओं को छोड़ दो, लेकिन पुलिस वाले छोड़ने वाले नहीं थे, लेकिन पुलिस वाले छोड़ने वाले नहीं थे। तो जनता ने क्या किया, एक और बहुत बड़ा जुलूस निकाला और कहा हमारे नेताओं को छोड़ दो, हमारे नेताओं को छोड़ दो। और जब जनता ने जुलूस निकाला तो आपको पता होना चाहिए यहां पे क्या थी, लाहौर असेंबली थी, लाहौर असेंबली नहीं, लाहौर पुलिस स्टेशन। यहां पे क्या थी, लाहौर पुलिस स्टेशन थी। यहां पे क्या थी, लाहौर पुलिस स्टेशन थी। और लाहौर पुलिस स्टेशन में आपको याद रखना है उस टाइम पे हेड कौन था, हेड, लाहौर पुलिस स्टेशन में उस टाइम पे हेड कौन था, तो आप कहोगे सर जी एमओ डायर था, एमओ डायर। एमओ डायर, एमओ डायर का मतलब होता है माइकल ओ डायर। और उपाध्यक्ष कौन था, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष था याद रखना कौन, REH डायर, REH डायर, डायर। REH का मतलब होता है रेनिगेल्ड एडवर्ड हैरी डायर, तो ये भाई उपाध्यक्ष था, है ना। तो जनता ने कहा कि हम क्या करेंगे, जुलूस निकालेंगे और पुलिस वालों को मारेंगे, जुलूस निकालेंगे और पुलिस वालों को मारेंगे। तो यहां पे जनता का क्या आ रहा है, यहां पे जनता का जुलूस है, यहां पे जनता का क्या है, जुलूस है, यहां पे जनता का जुलूस आ रहा है और यहां पे आपका पुलिस स्टेशन है। तो जनता का जुलूस जैसे ही पता चला भाई डायर ब्रदर्स को कि जनता जुलूस निकाल रही है और कह रही है कि हमारे नेताओं को छोड़ दो, तो डायर ब्रदर्स ने क्या किया, 3-4 यहां पे अंग्रेजों को भेजा, 3-4 अंग्रेजों को भेजा। और जब 3-4 अंग्रेज यहां पे पहुंच जाते हैं और ये क्या करते हैं, पूरी की पूरी जनता के जुलूस को रोकने की कोशिश करते हैं। तो सोचो जरा, ये पूरा जुलूस और ये 3-4 लोग रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे। पूरी की पूरी जनता इनके ऊपर से गुजर जाती है और कोई इनको लाते मारता है, कोई घूसा मारता है, कोई मतलब ऐसे ही मार देता है ना, कोई गाली दे देता है। तो भाई साहब ये क्या हो जाते हैं, इनको लाते घूसा मारने से इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और जब इनकी मृत्यु होती है तो डायर ब्रदर्स सोचते हैं अरे भाई साहब, अरे भाई साहब क्या हो गया इस भारत की जनता, तो जनता को, कल तक तो भारत की जनता भाई साहब मुंह खोलना नहीं जानती थी, आज देखो हमारे अंग्रेजों को मारने लगी है, हमारे सिपाहियों को मारने लगी है, क्या हो गया इस जनता को। तो डायर ब्रदर्स शांत हो जाता है, चुप हो जाता है, खून का घूंट पीकर रह जाता है और कहता है मुझे कम से कम समझ में तो आए कि ये भारतीय क्या चाहते हैं। तो ये क्या हो गया, शांत हो गया। यहां पे भारतीय क्या सोच रहे हैं, लगता है अंग्रेज डर गए, लगता है अंग्रेज डर गए, हम एक काम करते हैं, ये भारत की जनता सोच रही है, हम एक काम करते हैं कि आज जितना जुलूस निकाला इससे 2 गुना जुलूस निकालेंगे और पूरे के पूरे डायर ब्रदर्स पे क्या कर देंगे, आक्रमण कर देंगे और इनकी मार देंगे, मृत्यु कर देंगे और भगा देंगे इनको यहां से। तो कहा ठीक है भाई साहब, जुलूस हमारा काम कर रहा है, जुलूस क्या कर रहा है, काम कर रहा है। फिर इन लोगों ने सोचा कि एक काम करते हैं, 13 अप्रैल को, कब, 13 अप्रैल 1919 का दिन, 13 अप्रैल 1919 का दिन, यानी उस दिन बैसाखी का मतलब त्योहार था, बैसाखी, बैसाखी का त्योहार, बैसाखी का त्योहार। और जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग में हम लोग क्या होंगे, जलियांवाला बाग में हम लोग क्या होंगे, कम से कम 5000 लोग इकट्ठे होंगे, कम से कम कितना, 5000 लोग इकट्ठे होंगे। और जब 5000 लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन पे क्या बोल देंगे, धावा बोल देंगे। कहा ठीक है भाई। तो अब इनने क्या किया, जनता ने ये बात सबको पहुंचानी भी तो थी ताकि सब लोग आए, तो ये बात को क्या किया, एक पत्र पे लिख दिया, एक लेटर पे लिख दिया और कहा 13 अप्रैल बैसाखी का दिन, जलियांवाला बाग, सब लोग कम से कम 5000 लोग इकट्ठे होंगे और उसी दिन लाहौर पुलिस स्टेशन पे क्या बोल देंगे, धावा बोल देंगे और डायर ब्रदर्स को मार देंगे, चटनी बना देंगे इनकी। कहा ठीक है। तो ये एक पत्र पे लिखा गया और इस पत्र को घरों घरों में दिया गया, सब घरों में दिया गया, हर घर में दिया गया, भाई तुम भी ले जाओ, तुम भी ले जाओ। रातों रातों इसको बांटा गया, सबके घर पहुंच गया लेटर, सब लोग रेडी हो जाते हैं। लेकिन ये पत्र पहुंच जाता है किसके पास, गलती से
डॉक्टर हंसराज के पास पहुंच जाता है। किसके? डॉक्टर हंसराज के पास पहुंच जाता है। हंसराज, ये पत्र गलती से डॉक्टर हंसराज के पास पहुंच जाता है, और जब डॉक्टर हंसराज देखता है इस पत्र को, तो डॉक्टर हंसराज समझ जाता है यदि ये पत्र जनरल इनके पास, डायर के पास पहुंच जाएगा तो मुझे पैसा मिल जाएगा। और ये ऐसा करता है, ये इस पत्र को किसके पास पहुंचा देता है? डायर ब्रदर्स के पास पहुंचा देता है। तो ये क्या है? दूत है भाई साहब। ऐसे दूतों से बच के रहना हमेशा। कभी भी कोई भी काम करने जाओ ना, तो ऐसे दूतों से हमेशा बच के रहना भाई साहब। और इतिहास गवाह है, हमने जितने भी युद्ध हारे हैं वो सिर्फ इसी की वजह से हारे हैं कि कहीं ना कहीं हमारा जो युद्ध होता था उसकी नीतियां बता दी जाती थी लोगों के द्वारा। और ऐसे दूतों से हमेशा बच के रहना, चाहे वो पढ़ाई हो या कोई भी काम हो। हम तो कहते हैं कि जो आदमी आपके साथ एक बार गद्दारी कर सकता है, इस बात को नोट कर लेना, जो व्यक्ति आपके साथ एक बार गद्दारी कर सकता है, वो आदमी आपके साथ बार बार गद्दारी कर सकता है। समझ गए बात को? तो ऐसे गद्दारों को क्या रखना, ऐसे गद्दारों से दूर रहना भाई साहब। अब इस लेटर को हंसराज कहां पे पहुंचा देते हैं? जनरल डायर के पास पहुंचा देते हैं। अब जनरल डायर क्या करेगा? पत्र पढ़ेगा, कहेगा 13 अप्रैल बैसाखी का दिन, जलियांवाला बाग, ओफो ओम फो, धर्राटे काट रही है भाई साहब। उसको पूरी रणनीति पता चल गई, पूरी रणनीति पता चल गई भारतीयों की। और उसने भाई क्या किया? उसने भाई ब्रिटेन की असेंबली से क्या ले ली? आज्ञा ले ली। उसने ब्रिटेन की असेंबली से आज्ञा ले ली, लेटर को दिखा के, क्योंकि भाई उनके पास पूरा सबूत था। तो ब्रिटेन की असेंबली ने आज्ञा दे दी कि तुम मतलब लाठीचार्ज, गोली बारूद यूज कर सकते हो यदि बात बढ़ेगी तो। गोलीबाजी क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो, है ना। तो क्या किया गया भाई? इनने क्या ले ली? आज्ञा ले ली ब्रिटेन से, असेंबली से। कहा ठीक है भाई। और जब इसको हमारी नीतियों का पता चल जाता है तो ये पहले से ही अपना पूरा क्या कर लेता है? इंतजाम कर लेता है, इंतजाम कर लेता है। और फिर आता है 13 अप्रैल का दिन। भाई साहब, इस पूरे के पूरे जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और ये जनरल डायर पहले से पहुंच जाता है। और भाई साहब, ये जब वहां पे एक पतले से रास्ते से आता है, ऐसे करके आता है, और एक हाथ ऐसे करता है तो यहां से सिपाहियों की लाइन लग जाती है, और एक हाथ ऐसे करता है तो यहां से सिपाहियों की लाइन लग जाती है। और कहता है, इंडियंस, तुम्हें सिर्फ 2 सेकंड का टाइम देता हूं मैं, भाग सको तो भाग लो। भाई साहब, वो टाइम जब मौत अपने सामने खड़ी हो ना, तो कैसा लगता है सोचो जरा। इतना डर इंडियंस के मन में बैठ गया था कि क्या बताएं। और 2 सेकंड के बाद ये कुछ नहीं सुनता है ना कुछ गुनता है, और डायरेक्ट आदेश देता है, शूट हिम। बहुत सारी गोलियां चलती हैं, बहुत सारी गोलियां चलती हैं, और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। पूरा का पूरा जलियांवाला बाग खून से लाल हो जाता है। वो घटना भाई साहब, उस घटना को हम लोग किस नाम से जानते हैं? उस घटना को हम लोग जलियांवाला बाग के नाम से जानते हैं, जलियांवाला बाग के नाम से जानते हैं, जलियांवाला हत्याकांड के नाम से जानते हैं। ये आपकी कब होती है? तो 13 अप्रैल 1919 और बैसाखी के दिन ये घटना घटती है। इसको आप लोग क्या करना, याद कर लेना। ठीक है भाई, समझ गए। अब जब ये घटना घटती है तो क्या होता है? अब पता चलेगा किसको? अब पता चलेगा भाई साहब किसको? याद रखना, महात्मा गांधी को। किसको पता चलेगा? महात्मा गांधी को पता चलेगा। अब अभी महात्मा गांधी कहां है? आप कहोगे सर जी महात्मा गांधी कहां पे हैं? अभी गुजरात में है महात्मा गांधी। कहां पे है? गुजरात में है। और जब महात्मा गांधी को पता चलेगा तो महात्मा गांधी हरियाणा तक पहुंच पाएंगे। हरियाणा तक मतलब दौड़ दाड़ के आएंगे। कभी वाहन मिलेगा तो ठीक है, वरना पैदल ही चल देंगे। ठीक है भाई। और कहां तक पहुंच जाएंगे? हरियाणा तक पहुंच जाएंगे। और इस बात का पता चल जाएगा किसको? डायर ब्रदर्स को, कि कौन आ रहा है? गांधी आ रहा है। कौन आ रहा है? गांधी आ रहा है। तो ये लोग क्या करेंगे? अपने 2-4 पुलिस वाले भेजेंगे और गांधी को पकड़ेंगे और दोबारा कहां पे छोड़ देंगे? गुजरात में छोड़ देंगे। लेकिन गांधी है भाई साहब। यहां से फिर गांधी जी जाएंगे और कहां तक? जलियांवाला यानी अमृतसर तक पहुंच जाएंगे, यानी पंजाब पहुंच जाएंगे। कहां पे पहुंच जाएंगे? पंजाब पहुंच जाएंगे। और जब गांधी जी देखते हैं पंजाब में यानी जलियांवाला बाग में देखते हैं कि यहां पे बहुत सारे लोगों की क्या हो चुकी है? मृत्यु हो चुकी है। यहां पे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है।
तो गांधी जी क्या करते हैं, इन डायर ब्रदर्स पे क्या कर देते हैं, केस कर देते हैं, इन डायर ब्रदर्स पे केस कर देते हैं। और जब इन पे केस होता है तो उस टाइम पे एक नियम था, यदि कोई अंग्रेज किसी भारतीय को मारता है, यदि कोई अंग्रेज किसी भारतीय को मारता है तो उस चीज में अंग्रेज की नौकरी जाएगी, उसे फांसी नहीं दी जाएगी, उसे मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। उस स्थिति में अंग्रेज की सिर्फ नौकरी ही जाएगी, ये नियम था। तो भाई जब केस लग जाता है तो इसकी क्या चली जाती है, नौकरी चली जाती है। और ये 1927 में कोड रोग के कारण, कोड होता है ना एक, आपने देखा होगा शरीर में माता टाइप किया जाती है ना, इस टाइप से कोड रोग के कारण 1927 में मर जाता है और ये अपना लंदन भाग जाता है। अब इसकी घटना हम बता रहे हैं 1940 वाली, ठीक है। तो गांधी जी क्या कर देंगे, केस कर देंगे। और जब केस कर देंगे तो इनकी नौकरी चली जाएगी, ये आपका 1927 में मारे जाएंगे। और जब केस होता है तो कहीं ना कहीं दो क्या बिठाई जाएंगी, कमेटियां बिठाई जाएंगी, दो कमेटियां। आपको पता होना चाहिए इन दो कमेटियों का नाम होता है, एक का नाम होता है हंटर कमेटी, एक का नाम होता है हंटर कमेटी, और एक का नाम होता है तहकीकात कमेटी, तहकीकात कमेटी, एक का नाम होता है तहकीकात कमेटी। जो हंटर कमेटी है इसके अध्यक्ष होते हैं लॉर्ड हंटर। कौन होते हैं, लॉर्ड हंटर होते हैं, ये आपको याद रखना है। और ये किसकी, अंग्रेजों की कमेटी होती है, किसकी, अंग्रेजों की कमेटी होती है, ठीक है भाई, समझ गए बात को। और जो तहकीकात कमेटी है इसके अध्यक्ष होते हैं मदन मोहन मालवीय। कौन होते हैं, मदन मोहन मालवीय होते हैं। और ये किसकी, भारतीयों की कमेटी होती है, किसकी, भारतीयों की कमेटी होती है। फिर ये लोग बताते हैं भाई जो आपकी तहकीकात कमेटी है, जो आपकी तहकीकात कमेटी है ये बताती है कि भाई 500 लोग मरे हैं, 500 लोग मरे हैं, 1000 लोग घायल हैं, 1000 लोग घायल हैं। और ये बोलता है कि 300 लोग मरे हैं और 500 लोग घायल हैं, 500 लोग घायल हैं। ये ऐसा कौन, तहकीकात कमेटी बताती है। फिर कमेटियां हैं अलग अलग ब्यौरा देती हैं अपना, ठीक है भाई। हालांकि इन कमेटियों के जरिए इन दोनों पर क्या चलता है, केस चलता है। और ये कहां पे भाग जाते हैं, इनकी नौकरी छूट जाती है, ये लंदन भाग जाते हैं। और जब लंदन भाग जाते हैं तो जो जलियांवाला हत्याकांड था उसको अपनी आंखों से कौन देखता है, उसकी अपनी आंखों से देखते हैं कौन, याद रखना, ऊधम सिंह। कौन, ऊधम सिंह देखते हैं, ऊधम सिंह। और जब ऊधम सिंह देखते हैं तो वो इनकी आंखों, इनका चेहरा, एमओ डायर का चेहरा अपनी आंखों में बसा लेते हैं, आंखों में बसा लेंगे, आंखों में चेहरा बस जाता है भाई साहब। जब आंखों में चेहरा बस जाता है तो ऊधम सिंह कहते हैं चाहे कुछ हो जाए, इस डायर को नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए भाई साहब, डायर ब्रदर्स को मार के रहेंगे। तो ऊधम सिंह क्या करते हैं 1940 में जो एमओ डायर होता है, जो एमओ डायर होता है, एमओ डायर है ना, जो एमओ डायर होता है उसका क्या होती है, एक स्पीच होती है 1940 में। जो एमओ डायर होता है, एमओ डायर होता है, इसकी क्या होती है, लंदन के कैंगस्टन हॉल में, लंदन के कैंगस्टन हॉल में क्या होती है, एक इसकी स्पीच होती है। क्या होती है, स्पीच होती है। और इस स्पीच में ये बोलता है कि भारतीयों आपको मेरे जैसा बनना है, आपको एक तलवार के जैसा बनना है कि चाहे लेफ्ट चलो या राइट चलो, हर बार चलने पे एक भारतीय की गर्दन कटनी चाहिए, हर बार चलने पर एक भारतीय की गर्दन कटनी चाहिए, कहा भाई साहब। और ये पता चला किसको भाई साहब, ये पता चला किसको, ऊधम सिंह को, कि भाई साहब आज भी इसके दिमाग में भारतीयों के खिलाफ नफरत भरी हुई है। ऊधम सिंह गोली निकालते हैं, उसको गोली मार देते हैं। क्या मार देते हैं, बंदूक मार देते हैं। कब, 1940 में। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एमओ डायर को गोली किसने मारी, ऊधम सिंह ने मारी। कब मारी, 1940 में मारी। और फिर ऊधम सिंह को ही पकड़ लिया जाता है, फिर ऊधम सिंह को भी पकड़ लिया जाता है, ठीक है भाई, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है भाई। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है भाई। क्या पढ़ लिया, जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ लिया। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, इसके बाद हमें पढ़ना है असहयोग आंदोलन। क्या, असहयोग आंदोलन पढ़ना है। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, असहयोग आंदोलन पढ़ना है, ठीक है भाई, ये भी हम लोग समझेंगे। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ठीक है भाई। ये आपका कब, अच्छा ये क्यों शुरू होता है, क्यों शुरू होता है। तो जो गांधी जी हैं, याद रखना, जो गांधी जी, याद रखना अच्छे से आप लोग, जो गांधी जी हैं इनका एक क्या होता है, समझौता होता है। क्या होता है, समझौता होता है। किसके साथ समझौता होता है, तो विलियम चेम्सफोर्ड के साथ। किसके, चेम्सफोर्ड के साथ समझौता होता है।
चेम्सफोर्ड के साथ समझौता होता है। और चेम्सफोर्ड के साथ क्या समझौता होता है? चेम्सफोर्ड कहते हैं गांधी जी, जो हमारा 1914 से 1918 के मध्य जो हमारा वर्ल्ड वॉर चल रहा है, उसमें आप हमें क्या करो, भारत से सैनिक भेज दो, उसमें हमें आप भारत से क्या दे दो, सैनिक दे दो। और जब हम ये वर्ल्ड वॉर जीत जाएंगे तो आपका जो भारत है, आपका जो भारत है उसको हम क्या कर देंगे, आजाद कर देंगे, उसको हम लोग आजाद कर देंगे। तो गांधी जी कहते हैं बहुत अच्छी बात है, यदि हमारे सैनिक जाने से और आपका वर्ल्ड वॉर जीत जाएंगे तो आप लोग हमें भारत आजाद कर देंगे, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब गांधी जी सैनिक दे देते हैं, गांधी जी सैनिक दे देते हैं, तो गांधी जी को बोला जाता है केसर ए हिंद, केसर ए हिंद की उपाधि दी जाती है अंग्रेजों द्वारा गांधी जी को। आपको पता होना चाहिए कब, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। अब गांधी जी ने सैनिक भेज दिए, लेकिन वो ऐसा कुछ हुआ नहीं है भाई, अंग्रेजों ने भारत को आजाद किया नहीं है। तो अब गांधी जी क्या जाएंगे 1920 में, गांधी जी 1920 में विलियम चेम्सफोर्ड के पास जाएंगे, चेम्सफोर्ड के पास जाएंगे और गांधी जी कहेंगे, गांधी जी जाएंगे चेम्सफोर्ड के पास और गांधी जी कहेंगे चेम्सफोर्ड जी, और आपने कहा था कि जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होगा और उसमें आप सैनिक भेजोगे तो हमारा मतलब ये आप जीत जाओगे तो आप भारत आजाद कर दोगे, तो अब भाई बारी आ गई, अब तो भारत आजाद कर दो। चेम्सफोर्ड बोला हु आर यू मैन, कौन हो तुम, हमारी कब आपसे बात हुई है, आप मुझे कैसे जानते हो? गांधी जी ने कहा ओ तेरी, अंग्रेजों तुम इतने शैतान हो। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अंग्रेजों को शैतानों की उपाधि किसने दी? गांधी जी ने दी। अंग्रेजों तुम इतने शैतान हो और हमारी और आपकी तो बातचीत हो गई थी, फिर भी तुम हमें मानने से इंकार कर रहे हो। तो चेम्सफोर्ड अपने सिपाहियों को आदेश देता है, यू अरेस्ट हिम एंड बाहर फेंक दो, इनको बाहर फेंक दिया जाए। तो यार गांधी जी यार कहता है कि आज से सहयोग खत्म और आज से असहयोग शुरू। आज से क्या शुरू? असहयोग शुरू। आज से सहयोग खत्म और आज से असहयोग शुरू। और उसी टाइम से असहयोग आंदोलन क्या कर दिया जाता है? शुरू कर दिया जाता है। और असहयोग आंदोलन कब शुरू किया जाता है? ये 1 अगस्त को। कब? 1 अगस्त 1920 में। 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। ठीक है भाई। लेकिन दुख की बात यह होती है कि जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू होता है उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। बाल गंगाधर तिलक की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और जब बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है 1 अगस्त 1920 को, तो गांधी जी क्या करते हैं? इनके नाम पर तिलक स्वराज फंड की स्थापना करते हैं। तिलक स्वराज फंड की स्थापना करते हैं। तो गांधी जी क्या करते हैं कि तिलक स्वराज फंड की स्थापना करते हैं। और जब तिलक स्वराज फंड की स्थापना होती है तो इसमें 1 करोड़ रुपए इकट्ठा होता है। इसमें 1 करोड़ रुपए इकट्ठा होता है। और इस 1 करोड़ रुपए का पूरे भारत में चरखे बंटवाए जाते हैं। क्या? पूरे भारत में चरखे बंटवाए जाते हैं। और जब 1 करोड़ रुपए के पूरे भारत में चरखे बंटवाए जाते हैं और जब इस 1 करोड़ रुपए के पूरे भारत में चरखे बंटवाए जाते हैं तो असहयोग आंदोलन का प्रतीक चिन्ह क्या रखा जाता है? चरखा रखा जाता है। असहयोग आंदोलन का प्रतीक चिन्ह क्या रखा जाता है? चरखा रखा जाता है। समझ गए बात को? तो ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। और इस हिसाब से हमने क्या समझ लिया? असहयोग आंदोलन भी समझ लिया। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आप लोगों को यहां तक समझने में कोई दिक्कत आई हो तो हमें आप लोग बता सकते हैं। तो देखो जरा, हमने कहां तक पढ़ लिया? हमने ये सारी चीजें पढ़ ली। और देखो हमने कहां तक पढ़ लिया? असहयोग आंदोलन तक पढ़ लिया। असहयोग आंदोलन तक हमने बहुत अच्छे से समाप्त कर लिया। ठीक है भाई। तो ये हम लोग, हमारा क्या था? ये पार्ट 1 था। और बकाया पार्ट 2 में हम लोग क्या समझेंगे? असहयोग आंदोलन के बाद हम समझेंगे क्या? स्वराज पार्टी की स्थापना, चोरा चोरी हत्याकांड, काकोरी क्रांति और खिलाफत आंदोलन भी हम लोग समझ लेंगे। ठीक है भाई। तो टेंशन नहीं लेनी है। तो आज का जो सेशन है वो यहीं तक रहता है। आपको सेशन कैसा लगा है इसके बारे में आप लोग जरूर बताएंगे। ठीक है भाई। आपको सेशन कैसा लगा है आप लोग जरूर बताएंगे। और एक बार सेशन को जल्दी से आप लोग शेयर जरूर कर दो मेरे बाबू। ठीक है भाई। और आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि सेशन आपको कैसा लगा है। ठीक है भाई। और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पर, तो जल्दी से आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो और वहां से आप लोग पीडीएफ क्या कर सकते हैं? परचेस कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही बका। आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए। तो सभी साथियों को फिर से एक बार जय हिंद। हमें कलम से क्रांति, जय एग्जामपुर कर, विजय एग्जामपुर।
सर क्या हाल है।